नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो ये सर ये ये टेबल भेजा था मेरे को, समझ में नहीं आया, तो उसके मैं वही देख रहा था। इसके पहले एक मैसेज लिखा हुआ है, वो देखिए। ये हाँ। अठावले वाला ल जो है वो हिंदी भाषा में एक्सेप्ट हो गया। हम्म। तो ये भी मोस्ट रीसेंट वो है जो किया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा मैंने क्या करा था, मैंने ये यंत्र बनाए थे। ये तो वो वाला यंत्र है जो नवनाथ का बनाया था। हम्म। मैंने लिखा भी था आपको कि ये इसकी। तो मतलब मैं ये बना रहा था और लास्ट पार्ट लिख रहा था। उसी टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गुब्बारे में वो भरता, जबकि मैं तो ना तो एनर्जी उठाता ना डालता। सिर्फ वो इंटरेक्शन जो था वो इस तरीके का था कि उसने पूरे प्रोसेस में जो है फिनोमिनल एनर्जी इंक्रीज करना शुरू करा। हम्म। तो दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग। फिर मैंने क्या करा, इसी यंत्र को मैंने जो है इस तरीके से बनाया। ट्रायंगल बना दिया। 16 ट्राइंगल्स। हम्म। तो हमारी दो इमेज थी ना, एक तो जो 9 वाली थी और एक 16 वाली थी, जो हम्म। मतलब में हम प्रयोग कर रहे थे। तो ये जो 16 वाला इमेज जो था, इसका पेज नंबर पेज नंबर 33 पर एक कलश स्थापना यंत्र दे रखा था। हम्म। तो जब वो कलश स्थापना यंत्र के तौर पे देखा मैंने इसको, तो फिर मैंने इसी पार्ट पे पूरा काम करना शुरू करा कि ये एक्चुअली किस तरह से बन रहा है। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है। ये एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। ये मल्टीपल नॉमेनक्लेचर्स के ऊपर बेस्ड है, ये वाले जो ट्रायंगल का अप्रोच जो है। हम्म। मतलब ये एक तरीके का वो सृष्टि परक ज्ञान है। इसको आप हम्म। ऐसे ले सकते हैं कि एक हमारा अननोन क्रिएटर है। हम्म। इस अननोन क्रिएटर ने महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती, इस प्रकार से जो है इन तीनों ने मिलकर जो है एक ट्रायंगल की फॉर्म ली। दिस इज वन अप्रोच। इसी हम्म। ट्रायंगल को जब मैं इस तरीके से बनाता हूं, तो यही ट्रायंगल ऐसे अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। मतलब ये यहां से उल्टा होके यहां आ गया, ये यहां से उल्टा होके यहां आ गया, ये यहां से उल्टा होके यहां आ गया। तो इसके बीच में मल्टीपल चीजें छिपी हुई हैं। एक हम्म। ट्रायंगल के बीच में हर हम्म। ट्रायंगल के 4 पार्ट हैं। तो हम्म। 4 ट्रायंगल के हिसाब से जो है ये टोटल 16 पार्ट बन गए।
ये 16 हम्म। पार्ट जो हैं ये मेरे 16 स्वर या 16 स्वर से कनेक्टेड 16 शक्तियां हैं। हम्म। तो जो नित्या नित्या करके जो ये सारी जो हम बातें करते हैं हम्म। चैप्टर 1 में, जितनी भी देवियों के बारे में बातचीत है वो 16 देवियां हैं। हम्म। अब ये 16 देवियां या 16 देवी देवताओं का डिस्क्रिप्शन आपका शारदा तिलक हम्म। और रुद्र यामल तंत्र में भी दे रखा है। हम्म। लेकिन फर्क क्या है कि ये और तंत्राज तंत्र तीनों में अलग अलग 16 का डिस्क्रिप्शन है। हम्म। तो जब मेरे को ये वाला पार्ट पता चला कि ये 16 फर्क है, तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको मैं हर जगह खोज रहा हूं कि ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन का बेस क्या है। हम्म। तो जो हमारे 9 द्वार जो हैं, वो 9 द्वार से जो जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं उसके आधार पे मैंने ये एक एक करके जो है ये 9 ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करा। शुक्ला जी कहाँ गए? हाँ, तो निकल गए। हाँ, पता नहीं चला। दिस इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल, कुछ है ना इसका इसका कुछ वो एक्चुअली सर देखिए, 2 पार्ट है, एक आस्तिक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक आस्तिक दर्शन। दर्शन जो है वो क्रिएटर ड्रिवन एक्टिविटीज है। नास्तिक दर्शन उसका एक हम्म। जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका नाम था गिडल। हाँ। गिडिल जो है उसने, उसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर राइटिंग। हम्म। उसने जो पेपर या वो जो लिखा था, रिसर्च उसने लिखा था, हम्म। एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स। हम्म। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। हाँ, एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स। हम्म। अब आप इस पार्ट से क्या समझते हैं? एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स, इससे आप क्या चीज समझते हैं? आप कहाँ चले गए थे शुक्ला जी? मैं देख रहा एकदम से गायब हो गए। नहीं सर, ये तो अपने आप ही मीटिंग वो हो गई और मैंने वीडियो भी भेजा। मुझे लगा कि कुछ नेटवर्क इशू है आपकी साइड से। अच्छा, नहीं, नेटवर्क इशू होता तो हमारी वाली कॉल भी डिस्कनेक्ट होती। लेकिन ये पता नहीं, तो मेरी साइड से कुछ हुआ होगा। हाँ। पॉसिबल है। मैं सुन नहीं पाया था सर वो। एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर लीजिए तब तक मैं आपका क्वेश्चन का आंसर में तब तक। जी, मैं ये कह रहा हूँ, सर ने ये बोला कि ये ट्रायंगल जो है मैथ्स की एक थ्योरम है जो बाइनोमियल सीरीज करके होती है। हम्म। उसमें ये 16, 1 से 16 का एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि अगर मुझे ये 16 को मर्ज करना हो तो मैं कैसे मर्ज करूंगा? मैं यहां से इस कागज को ऐसे मोड़ दूंगा इधर की तरफ, हम्म। हम्म। यहां से इस कागज को इधर की तरफ मोड़ दूंगा, यहां जी। से इस कागज को इस कागज को इधर की इस तरफ तरफ। मोड़ देंगे। तो ये सारा मुड़कर, ये जितना भी है फिर ये मुड़कर एक एक ट्रायंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेगा बन ना। जाएगा। हाँ जी, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे पूरा कवर हो जाएगा। तो अब ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर जिसको आप बात कर रहे हो, इसमें ये 16 ट्रायंगल बने हुए हैं। ये 16 ट्रायंगल का आपस का क्या रिलेशनशिप है, वो उसका उसमें संबंध था। बायनोमियल स्ट्रक्चर। कुछ था ऐसा, मुझे एग्जैक्ट वो मैथ्स की टर्म नहीं याद है, बट एक 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 थी सीरीज जो इस तरीके के एस्पेक्ट पे थी। इसको ऐसे ही कुछ बोलते हैं, बायोनॉमियल कोएफिशिएंट्स ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो डॉक्टर साहब ने पूछा एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स, इसका क्या मतलब, आप क्या इसके
एक आप वो कैसे देखते हैं? एक जर्मन मैथमेटिशियन था, गिडल। हम्म। उसका नाम भी कुछ अजीब से तरह से लिखते थे, गिडल करके था। उसने लिखा, उसको जो नोबेल प्राइज मिला था मैथमेटिक्स के ऊपर, वो उस बात के लिए मिला था, एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स। इस बात से आप क्या समझते हो? It is a concept of quantitative analysis or understanding reality through mathematical principles. सर मुझे तो मतलब समझा दीजिए। जैसे वही मैं कहने वाला था। जैसे many phenomena जैसे nature and science हम्म। can be described using mathematical equations. For example, physics relies heavily on the मैथमेटिक्स। formulas to explain the behavior of matter and energy, है ना? वैसे सिमिलरली जो भी आप इंटरप्रेट करते हो, आप नंबर के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब मैं, जिनसे मैं पढ़ा, उन्होंने जब मुझे जो है ये वाला क्वेश्चन बोला, हम्म। एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स, तो हम्म। मैंने काउंटर क्वेश्चन जो करा था उस टाइम पर, मतलब दैट टाइम मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा नहीं मानता था, तो मैंने काउंटर क्वेश्चन करा कि क्या हम्म। इसका मतलब ये है कि पहले ये किसी और डोमेन में था, अदर डोमेन, हम्म। कि इसको हम्म। हमें डिड्यूस करना पड़ा मैथमेटिक्स या नंबर्स के तौर पे। हम्म। माय आइडिया वाज कि जैसे मैं शरीर में गर्दन में प, आंखों में ई, ई ऐसे कर रहा हूं, हम्म। एवरीथिंग वाज इन द बेसिस ऑफ साउंड। हम्म। हम्म। साउंड को उन्होंने नंबर्स में कन्वर्ट करा, हम्म। क्योंकि उसने पूरे मॉडल को नंबर्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया। क्योंकि उसने एक मॉडल के पैरेलल, एक आस्तिक दर्शन के मॉडल के पैरेलल जो है एक नास्तिक दर्शन क्रिएट कर दिया। तो यहां से हम्म। मेरा क्वेस्ट शुरू हुआ कि इसका मतलब यह है कि पूरी प्रक्रिया में, अब जैसे ये हम तंत्र में देख रहे हैं, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन या जो भी कुछ हो रहा है अभी, इसमें आगे भी काफी सारी चीजें हैं, इन सब जगह एक एक साउंड है, हम्म। या साउंड की अप्रोच से बनने वाला एक फॉर्मूला है, जिसको हम बीज मंत्र कह रहे हैं, मंत्र कह रहे हैं, माला मंत्र कह रहे हैं, ऑल दोज आर डिडक्शंस, बट फंडामेंटली अक्षरों से प्रतिपादित होने वाली प्रक्रिया दे रखी थी, अक्षर प्रधान प्रक्रिया थी। हम्म। तंत्र का मतलब ही टेक्नोलॉजी होता है। हम्म। तो जो टेक्नोलॉजी थी वो साउंड पे आधारित थी, जिसको किसी ने नंबर्स पे आधारित कर दिया, और उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूले और अप्रोच देखने लग गए। अब इसी ट्रायंगल को मैंने इसी आधार पर, ये 9 ट्रायंगल जो बने थे मेरे, मैंने 9 के 9 को मर्ज करके एक ट्रायंगल बना दिया इनका। अब देखिए, जो वो 9 नवनाथ थे, प्रत्येक हम्म। नवनाथ का 16 बाइफरकेशन वाला, जिसमें कि हम प्रकाशानंद नाथ पादुकाम पूजयामी इस प्रकार से लिखते थे, उस आधार पर उनका हमने वो 16 बाइफरकेशन एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करा। फिर पादुकाम पूजयामी जो है उसको मैंने 9 बीज मंत्रों से रिप्लेस कर दिया, 7 बीज हम्म। मंत्रों से। तो वो त्वश्री लक्ष्मी सत्यई, और जो उनसे बनने वाले 4 और नेक्स्ट बीज मंत्र थे, और एक मूल बीज मंत्र जिससे ये सारे आए थे। तो इस आधार पे मैंने उसमें टोटल जो उन नवनाथ के जो नाम थे उसके अलावा 9 बीज मंत्र भी थे। अच्छा, जैसे मैं आपका नाम पुकारूं, श्री रमेश जी, श्री श्री हम्म। रमेश जी, श्री श्री हम्म। 108 रमेश जी, श्री हाँ। 1008 रमेश जी, मैं इस तरह से जितनी बार भी नाम कर रहा हूं, मैं उसमें
श्री की अभिवृद्धि करने की बात कर रहा हूं। हम्म यहाँ पर श्री जो है वो मतलब ललिता देवी को श्री का एस्पेक्ट मानते हुए या लक्ष्मी जी का एस्पेक्ट मानते हुए वो हम्म 9 बीज मंत्र मैंने उस नाम के आगे लगा दिए। जैसे श्री रमेश जी बोला, उसकी बजाय मैंने श्रीम ह्रीम मतलब त्व श्री लक्ष्मी सत्य त्व लक्ष्मी त्य लक्ष्मी त्वयश्रो ऐसे करके 9 बीज मंत्र उस नाम के आगे लगा दिए। तो मैंने इनफाइनाइट एनर्जी कर दी उनकी। हम्म उनको जो है मैंने इस ट्रायंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये 9 ट्रायंगल में इस पूरी प्रक्रिया को कन्वर्ट कर दिया। अब इस हम्म ऊर्जा आप देखिए कितनी है। ओह, फिनोमिनल ऊर्जा है इसकी। ओह। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले तो इस पूरे प्रोसेस में इस ऊर्जा के लिए ये यंत्र बनाया। हम्म अब इस यंत्र में आगे ट्रायंगल वाला कॉपर प्लेट पे आगे ट्रायंगल वाली साइड प्रिंट कर दी, लेजर हम्म प्रिंट, और पीछे जो है ये वाला। और अब मैं इस पे जल रिलेटेड प्रयोग करूंगा कि मतलब मैंने जो है इस पानी को मतलब एक उसको जो है उसके ऊपर रखा, कॉपर के जग के ऊपर हम्म इस यंत्र को, और मतलब और उसमें पानी भर दिया। हम्म उस पानी की एनर्जी कितनी बढ़ रही है और उसको लगातार कुछ समय पीने से ये फिनोमिनली कितना डिफरेंस लेकर आता है इस हम्म पानी के माध्यम से। तो जैसे हमारे यहाँ एल्कलाइन वाटर और इस सब के लिए आजकल वो पूरा प्रक्रिया चल रही है ना कि भाई वो हम्म 4 लाख रुपए का आता है वो एल्कलाइन वाटर प्योरीफायर। तो हम्म उससे जो है आपके बहुत सारे डिजीज पैटर्न रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। हम्म तो ये प्रक्रिया जो है वो उस तरीके की चीजों को डिजीज फ्री बनाने में कितना कंट्रीब्यूट करती है ये मुझे मेजर करना है। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया एंड ऑफ द डे। ये किसी ने भी जो बुक और प्रोसेस लिखा उसने लिखा इसी एस्पेक्ट पे कि ये बहुत फिनोमिनल एनर्जीज हैं। फिनोमिनल एनर्जी का रीजन क्या है कि ये मेरे 9 गेटवे को एक साथ इम्पैक्ट करती है। हम्म मेरे भीतर जो 9 गेटवे हैं उनको ये एक साथ इम्पैक्ट करती है। तो क्योंकि ये एक साथ इम्पैक्ट कर रही है तो मुझे एनर्जी फील हो रही है। मतलब आप तो खैर क्योंकि हर चीज को स्कैन कर लेते हैं, मुझे तो स्कैनिंग आती नहीं है, तो भी मुझे पता चल रहा था कि ये कुछ ऐसा कर रही है, मेरे गेटवेज को ही इम्पैक्ट करना शुरू हो गई। हम्म तो जैसे ही इसने मेरे गेटवे को वो करा तो मैंने कहा ये तो बड़ा फिनोमिनल है। अब मैं हीलिंग का एक एस्पेक्ट बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं पिछले 3 हफ्तों से बैडमिंटन खेल रहा हूँ रोज शाम को, और हम्म मुझसे 2 3 गेम से ज्यादा नहीं खेले जाते क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5 6 साल बाद गेम खेलना शुरू करा। तो ग्रुप मिल गया, उन्होंने कहा रोज चलते हैं, तो धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। तो वो 2 गेम 3 गेम 4 गेम फिर 2 गेम ऐसे करके मतलब एनर्जी लेवल में वेरिएशन हो रहे थे। तो अभी परसों की बात है, किसी ने वो गेम खेलते खेलते मजाक उड़ाया कि ये तो खड़ा ही रहता है लाश की तरीके से, दौड़ता भागता ही नहीं है। तो इसके पास कोई शॉट आ जाएगा तो मार देगा, वरना ये ज्यादा दौड़ता नहीं। तो मैंने कहा हम्म ठीक है। खड़े खड़े शॉट, तो बोलते खड़े हैं खड़े में क्रिकेट में जो आ गए खड़े वो। खड़े शॉट। हाँ, बाकी तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने एकदम से रियलाइज करा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर जब मैं अगले दिन गया कोर्ट में तो मैंने जो है अपने शोल्डर को, अपने उसको, एल्बो जॉइंट्स को, नेक के जॉइंट को, सारे जॉइंट्स को मैंने श्रीम 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 2 3 मिनट जो है उन सब पे ध्यान करा और बोला कि भाई जरा आज जो है मैं ढंग से खेल पाऊं। मैं सर नॉन स्टॉप 6 गेम खेला हम्म और उसके बाद भी मैं थका नहीं। हम्म और जहां मैं 3 पॉइंट बनाता था और 10 पॉइंट गंवाता था, वहां मैं 10 पॉइंट बनाने लग गया और 3 पॉइंट गंवाने लग गया।
ये 2 दिन का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी फिनोमिनल एनर्जी है। और हम्म ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें कि जिस देश में अर्जुन और इस जैसे लोग हुए हो वहां पर हम मंत्र ऊर्जा को लेकर किसी भी व्यक्ति की फिनोमिनल एरर सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं। हम्म तो जितने भी मेडल चाहिए उतने ही मेडल आ जाएंगे, प्रक्रिया बस करेक्टली पता होनी चाहिए। भाई अगर मैं ये यंत्र बनाकर एक कॉपर प्लेट पे और उसे जो है पानी के जग में रख देता हूँ, कॉपर के ही पानी के जग में रख देता हूँ, और रोज पानी भरते रहो, रोज उससे पीते रहो, तो इसमें मैंने कोई गलत चीज तो नहीं करी। हम्म बट वो एनर्जी वाइज इज प्योरली मेकिंग अ डिफरेंस। उसी तरह से मैंने जो है ये वाले 2 यंत्र जो है ये बनाकर जो है इसमें आगे पीछे जो है, तो मैं जरा अभी यही प्रोसेस में एनर्जी के तौर पर देख रहा हूं कि ये क्या चीज चल रही है, किस प्रकार से चल रही है। बट ये हमारे जो है ये त्रिकोण और ये जो इसके अंदर प्रक्रिया दे रखी है वो बहुत डिफरेंट सी दे रखी है। हम्म मैं एग्जांपल देता हूं। इसमें इसमें इन्होंने जो है क्या करा कि इन्होंने तिथि लिखी हम्म और तिथि का देवता बताया। हम्म। ठीक है, हमारी टोटल कितनी तिथि होती है? 16 16 होती है ना? 16 तिथि जो है। तिथि नित्य 16 होती है, इंक्लूडिंग षोडशी। हाँ, तो तिथि कृष्ण पक्ष बेसिकली होते हैं, दोनों 2 पक्ष होते हैं। हमारी 1 से लेकर 15 तिथि होती हैं, और हाँ, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। करेक्ट। ठीक है जी। हम्म अब यहां पर जो आधार जो है 16 तिथि का, वो तिथि टाइम के आधार पर हो गई। हम्म तो मैं अगर बोल रहा हूं कि मेरा मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो अगर मेरी प्रक्रिया में ये 4 और ये 5, इसमें मैंने काल में 16 तिथियां आइडेंटिफाई करी, तो मैंने काल पुरुष के भीतर 16 देवता आइडेंटिफाई करे। तो ये स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर बन गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं सर? जी सर। जी। मैं ये कह रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में कि हमारे यहाँ जब ये प्रक्रिया में मैंने एक ट्राइंगल के अंदर 16 पार्ट में बाइफरकेशन करा, तो यहां पर 16 शक्तियां थी, इसको मल्टीप्लाई करा 9 से, तो इस प्रकार से 16 × 9 मैंने इतनी शक्तियों को जागृत करा। बट ये शक्तियां जो है एक स्ट्रक्चर में थी, और वो स्ट्रक्चर मेरा शरीर जो है वो 9 द्रव्यों से बना हुआ है। उसमें जो काल रूपी द्रव्य है, टाइम जिसको कहते हैं हम, वो काल रूपी द्रव्य के 16 पार्ट बने। ये 16 के ये आधार पर हुआ। ये हुआ हमारा तिथि का, और इसमें भी तिथि का स्ट्रक्चर दे रखा है। तिथि का स्ट्रक्चर क्या दे रखा है हमारा? तिथि जो है उसमें पहली तिथि है अग्नि, दूसरी है दस्र, तीसरी है वरुण, चौथी गणेश,
पांचवी नाग, छठी कार्तिकेय, सात सूर्य, आठ मातृका, नौ दुर्गा, 10 वसु, 11 यज्ञेश्वर, 12 विष्णु, विष्णु, 13 यम, हम्म, 14 शिव, रुद्र है ना, शिव रुद्र दोनों, ब्रह्मा। इसमें तो अभी तक ब्रह्मा का नाम आया नहीं कहीं। पूर्ण हम्म, और अमावस्या में चंद्र लिखा हुआ है, 15 और 30 में चंद्र। तो ये स्ट्रक्चर में एम्बिगिटी हो सकती है, इसके आस्पेक्ट को भी हम डिबेट कर सकते हैं। बेसिकली जो पार्ट मैं इसमें से देखकर आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि वो ये है कि ये हमारा जो तिथि सिस्टम जो है हम्म, उसमें ये 16 देवताओं की बात करी गई। ये 16 देवता टाइम के डोमेन के अंदर आए। हम्म, सबसे पहले कौन सी तिथि आ रही है, इस स्ट्रक्चर में भी फर्क है। हम सबसे पहले 15 को गिनते हैं, मतलब हमारे यहाँ महीने का तरीका क्या होता है, कुछ जगह हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा लेकर चलते हैं, कुछ हाँ, जगह हम अमावस्या को प्रधान मानकर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में नवरात्रि का वो है, डिस्क्रिप्शन है, हाँ, नवरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। तो वहां पर रात्रि प्रधान हो गया प्रक्रिया। हम्म, हम्म, ये जो है ये 16 कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए। इन 16 में कब कौन प्रधान है ये हम नहीं कह सकते अभी। तो हम्म, इसको एक्नॉलेज करना कि इसमें कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है, उस पार्ट पे इसको देखना। और जैसे इसमें ब्रह्मा जी का नाम कहीं नहीं दे रखा तो वो उसको आइडेंटिफाई करना। हाँ, सारे पार्ट हो गए जो हमें आने वाले टाइम में इसमें से ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जब जब हमें किसी एस्पेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमारे पास नहीं होगा। ठीक है सर। तो हाँ, ये वाला पार्ट हमने इसमें पार्क कर दिया। नेक्स्ट हाँ, पार्ट जो इसका बैठता है वो बैठता है, हाँ, इसमें एक बात खास तौर पर लिखी हुई है, तिथि और नक्षत्र के देवता। हाँ, अब नक्षत्र जो है वो हमारे हैं 27। हाँ, और ये 27 आपको याद होगा हमने बात करी थी कि ये दक्ष की जो पुत्रियां हैं। उत्तरिया है, करेक्ट। तो ये 27 पुत्रियां दक्ष की हैं और हम्म, इनके एक पति हैं चंद्र। हम्म, और इसका एक टाइम ड्यूरेशन है 27 × 4। हम्म, तो उस बेसिस पर चंद्र हम्म, का जो है इसको हम्म, चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास, हाँ, तो हमारे दो मास होते हैं, एक सौर्य मास होता है, चंद्रमास। एक चंद्रमास होता है। तो ये हमारा जो है बेस हो गया, हम्म, जिसके उसमें अब इसमें जो है इन्होंने हर एक जगह उसका नाम दे रखा है। तो यहां से हमारी एम्बिगिटी भी क्लियर होनी शुरू हो जाती है। पहला अश्विनी नक्षत्र दे रखा है, तो अश्विनी नक्षत्र का संबंध जो है वो अश्विनी कुमारों से है। हाँ, ठीक है, ये आयुर्वेद प्रधान है। हाँ, दूसरे जो वो दे रखे हैं भरणी, भरणी यम के लिए दे रखा है। हाँ, तीसरे में कृतिका अग्नि के लिए दे रखा है। हाँ,
कृतिका से कार्तिकेय, तो अग्नि प्रधान हो गया। हम्म। चौथा धाता। अब ये मुझे नहीं पता धाता क्या होता है, धाता ब्रह्मा को कहते थे शायद। हम्म। पांचवा मृगशीर्ष जो है वो चंद्र के लिए है, ये हम्म। एम्बिगिटी है। छठा शिव। फिर सातवां अदिति, हम्म। ये भी एम्बिगिटी है। आद्रा शिव, पुनर्वसु अदिति, पूष्य बृहस्पति। हम्म। फिर नाग पितर अर्यमा भग, नाग पितर अर्यमा भग, 11 12 13। दिनेश त्वष्टा मरुत अग्नि, दिनेश दिनेश त्वष्टा मरुत। फिर से अग्निमित्र इंद्र, अग्निमित्र इंद्र, नैकृति, नैकृति के बाद नैकृति, विश्वकर्मा विश्वदेव, विश्वकर्मा विश्वदेव, वसु वरुण स्वाहा, वसु वरुण स्वाहा, अजयपाद, अजयपाद, अहिर्बुदन्य, और पूषा। इस प्रकार से ये इसमें 27 नक्षत्र दे रखे हैं और 27 नक्षत्रों का 27 देवी देवताओं से संबंध है। कुछ जगह इसमें रिपीटिशन है, कुछ जगह इसमें वो मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं कनेक्ट होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूं इसमें जो देवता के तौर पे अदिति दे रखा है, इसमें इसमें अदिति नहीं कनेक्ट होता, बिकॉज अदिति स्वयं जो है वो दक्ष की पुत्री थी। तो कहीं कहीं कोई चीज में मुझे एक जरा सी इसमें एम्बिगिटी लगती है। अजैगपाद और अहिर्बुदन ने वो एकादश रुद्र के तौर पे था, इनका नाम वहां आता है। स्वाहा एक पुत्री का नाम है, तो ये मुझे कनेक्ट नहीं हुआ था जब मैंने इसको पढ़ रहा था। तो बाकी जो है तो इसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग है जो अभी हमें नहीं पता। बट ये प्रोसेस ये कहता है कि तिथि का देवता और नक्षत्र के देवता का पूजन करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और उसको स्वास्थ्य लाभ होता है। मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मैं अगर सूर्य और चंद्रमा का वो लेकर चलूं, तो मैं रोज के रोज ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि आज सूर्य कौन से नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में सूर्य है उस नक्षत्र की पूजा, जैसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो अभी आज हो गई तारीख 23, आज से सूर्य जो है वो उसमें आ गया, क्या कहते हैं, स्वाति नक्षत्र में। और ये जो है ये अभी 3 नवंबर तक जो है ये इसी में रहेगा, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र में अगर किसी भी जगह पूरी पृथ्वी पे कहीं भी बारिश हो रही है और आप उस जल को पी लीजिए, मतलब
बाहर खड़े हो गए, बारिश हो रही है, आपने सीधे अपना मुंह करा और ऐसे करके आपके मुंह में जो है वो जल की बूंद चली गई, तो किसी भी व्यक्ति के भीतर दिव्यता प्रकट होनी शुरू हो जाती है। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ सर। सर इसका पेज नंबर क्या है प्लीज? जी। नंबर 28 है। अच्छा, पेज नंबर 28। अभी तो हमारा ये दूसरा पटल ही चल रहा है। मैं एक एक पॉइंट इसमें जो आयुर्वेद रिलेटेड जितना भी पार्ट है, देखिए, तंत्र तंत्र को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक एक श्लोक करके पढ़ें। उसके हम्म। लिए ना आपको कोई आवश्यकता है या फायदा होगा, ना मुझे कोई फायदा होगा। अगर हम्म। हम हर वो चीज जो तंत्र तंत्र के अंदर दी गई है और वो किसी भी व्यक्ति की हेल्थ को बेटर करती है, हम उस पार्ट को हम्म। ढूंढकर अगर डालते हैं तो उससे हमारा समय भी कम लगेगा और उसी समय के अंदर हम मल्टीपल चीजें पढ़ और समझ सकते हैं। ऐसा मेरा जी मानना है, सर। इसलिए मैं ब्रॉडली इसमें केवल उन पॉइंट्स को पकड़ रहा हूं जो हेल्थ से रिलेटेड है। अदरवाइज ये ठीक है ग्रंथ सर। तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। कोई एक ग्रंथ भी अगर किसी ने पढ़ लिया, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए हमारे यहाँ तीन मेजर ग्रंथ दे रखे हैं। एक शारदा तिलक दे रखा है, एक तंत्राज तंत्र दे रखा है और तीसरा रुद्र यामल तंत्र दे रखा है। और तीनों में ही सबसे ज्यादा फालतू के ट्रांसलेशन हुए हैं। तो ज्यादातर किताबें वो सुधाकर मालवीय की वजह से जो है वो ट्रांसलेशन ही बहुत बेकार क्वालिटी के हुए हैं। और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिस्ट पार्ट को हाईलाइट कर दिया। तो मैं बीच बीच में वो श्लोक हाईलाइट कर दूंगा जहां पर कि कोई गड़बड़ है, और हम्म। प्रक्रिया में कौन कौन से चीजें आ रही हैं उसका क्या इंटरप्रिटेशन मैं समझता हूं, मैं उस वाले पार्ट को हाईलाइट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा हम्म। कि हमारे कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर अप हो जाएंगी। ओके सर। ठीक है ना? क्योंकि ये तो ऐसे ग्रंथ हैं बेसिकली जो आपको मोक्ष देने वाले हैं, अगर ये आपको पूरी तरह से पकड़ में आ जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष देने के हिसाब से हैं। तो हमारी विंडो मोक्ष वाली तो है नहीं। हमारी विंडो तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा के आधार पर है कि मंत्रों के जी। आधार पे आप किसी भी सिस्टम को कैसे रोग मुक्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आइडेंटिफाई करा कि हम ये कॉपर का यंत्र लें और इसके ऊपर ये सारे बीज मंत्र लिखवा के इसको रखें, तो इसको रखने से इसके जल पे प्रभाव पड़ेगा और जल के प्रभाव से वो पूरी प्रक्रिया जो है वो शुद्ध हो जाएगी। और मैंने शायद ये हम्म। पहले बताया भी था, अगर आपको ध्यान हो, कि मैं एक वास्तु के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है मुंबई के, मैं उनके पास में गया था मिलने के लिए। तो वो व्हाट्सएप पे 3-4 साल से मुझसे कनेक्टेड थे। मैंने कहा मैं अभी वहाँ मुंबई आ रहा हूँ, तो बोले आप आइएगा। तो फिर मुझे वो इनवाइट करने आए जहाँ मैं रुका था। फिर उन्होंने अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया। बढ़िया सा उनका ऑफिस था, एक पूरा एक फ्लैट था बड़ा सा जिसमें उनका ऑफिस था। वहां पर उनके सारे जो हैं वो गैजेट्स वगैरह थे। उसमें उनका लेकर एंटीना भी वो जर्मन वाला था, एटमॉस का। वो बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से चलता था और बड़ा कुछ था फर्क उसमें जो मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने क्या करा, मेरे सामने एक पानी का गिलास रखा और उन्होंने पानी की ऊर्जा नाप दी। बोले ये देखिए, ये पानी की ऊर्जा जो है वो 50 बोविस यूनिट है। ऐसे करके उन्होंने मेरे सामने नाप दिया उस पानी के गिलास को। फिर उसके बाद उन्होंने तीन धातुओं को मिक्स करके एक कड़ा टाइप बना रखा था, वो कड़ा रखा उन्होंने। और कड़े के बीच में जो है वो पानी का गिलास रख दिया, तो वो पानी के गिलास की ऊर्जा 500 बोविस हो गई। तो बोले देखिए, ऐसा है शुक्ला जी, मैं ना मेरे सब्जेक्ट को साइंटिफिक तरीके से करता हूँ। आप बातें बहुत अच्छी करते हो लेकिन जो है वो कुल मिला के जो है उसमें साइंस का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा सर, मैं तो पैदा ही साइंस के हिसाब किताब को ठीक करने के लिए हुआ हूं, तो इसलिए जो है आप उसे छोड़ो। अब आप इस अपने एक्सपेरिमेंट से सहमत हो? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब ये मैं कड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। और मेरे जेब में जो है वो 3000 बार श्रीम लिखी हुई शीट रखी थी। मैंने वो मोड़ी और वो पानी का गिलास उसके ऊपर रख दिया। मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करा। जैसे वो कड़ा जो था वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं था। कड़ा था और उसके बीच में वो गिलास रखा था। बस मैंने सिर्फ ये करा कि मैंने वो जो कागज मुड़ा हुआ था उसको रखा और उसके ऊपर वो पानी का गिलास रख दिया। मैंने कहा अब जो है आप उस पानी के गिलास की ऊर्जा नाप लो।
उन्होंने ऊर्जा नापी और वो निकली 24,000। गिलास की ऊर्जा कितनी थी? 50। उन्होंने करी 500, मैंने करी 24,000। अब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये 24,000 क्या है? बोले 24,000 जो है वो इसकी यूनिट है। मैंने कहा नहीं, ये इस स्केल की लिमिट है जिस पे आप ये ऊर्जा नाप रहे हो। बोले नहीं, मैं तो इससे कहीं से कहीं तक भी नाप सकता हूँ। मैंने कहा आप जहां तक नाप सकते हो नाप कर बताओ मुझे। उन्होंने नापी तो वो 1 लाख। फिर जब देखी तो 2 लाख। फिर उन्होंने सरेंडर करा और उन्होंने बोला कि ये जो है ये ऊर्जा, आप सही कह रहे हो कि इसकी ऊर्जा नहीं नापी जा सकती। ये पहला पार्ट था जो उन्हीं के साइंटिफिक अप्रोच से मैंने प्रूव करा। फिर मैंने वो बीज मंत्र की शीट ही वहां से हटा दी और मैंने क्या करा, उनके पास एक कॉपर की रॉड थी, उस कॉपर की रॉड से श्रीम लिखा 9 बार पानी के ऊपर। अब शीट उठा के मैंने अपनी जेब में रख ली। मैंने कहा अब जरा इस पानी की आप ऊर्जा नापो। जब उन्होंने ऊर्जा नापी तो वो ऊर्जा 6,000 थी। सिर्फ 9 बार लिखा था और पानी का गिलास वहीं छोड़ दिया था। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार हम ऊर्जा को देख रहे हैं, ऊर्जा जागृत और जीवित है। अगर आप पानी को, ओ सॉरी, अग्नि को श्रीम यम श्रीम बोल रहे हो तो अग्नि अपना साइज बढ़ा रही है। इसका मतलब अग्नि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। उसी तरीके से जब मैं श्रीम या कोई भी जल तत्व आधारित बीज मंत्र को लिखकर उसको कॉपर के या उसके माध्यम के साथ जल में रखता हूं तो जल के अंदर का इंटेलिजेंट सिस्टम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब वो इंक्रीज होता है तो आप जब उस जल को ग्रहण करते हो तो वो आपको रोग मुक्त बनाता है। हम्म उद्देश्य रोग मुक्त होना है। तो मैं जो काम कर रहा हूं उसके आधार पे अगर 35 करोड़ लोगों को एक यंत्र प्रोवाइड कर दिया गया तो भी वो अगले पूरे साल के टाइम के अंदर जो है धीरे धीरे रोग मुक्त होंगे। उद्देश्य बड़ी ऊर्जा से कनेक्ट करने की बात हो रही है। मैं उसके पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। अब यहां पर तीसरा पॉइंट देखते हैं जो इसने हाईलाइट करा। प्रत्येक नक्षत्र का, हमारे जो 27 नक्षत्र है, इन प्रत्येक नक्षत्र का एक काष्ठा है, हवन काष्ठा। हवन काष्ठा का मतलब हो गया हवन में देने वाली लकड़ी। हम्म तो 27 नक्षत्र जो है वो 27 वृक्षों से कनेक्ट कर दिए इन्होंने। लकड़ी तो वृक्ष की होगी ना। कारस्कर, हम्म आंवला, गूलर, जामुन, खैर, कृष्णवंश, पीपल, नागकेसर, रोहिणी, पलाश, पाकड़, आम, बेल, अर्जुन, विकंक, सरल, सकल, सर्ज, वकुल, कटहल, अकवन, शमी, कदम्ब, अभूत, नीम, अतिम, महुआ। इस प्रकार 27 वृक्ष है। मतलब कि मेरा जन्म मान लीजिए रेवती नक्षत्र में हुआ और रेवती हम्म नक्षत्र के अंदर जो है मुझे महुआ जो है, तो मेरा जब भी प्लेनेट रेवती नक्षत्र में आएगा, क्योंकि रेवती मूल का पार्ट होता है, तो इसका उपाय करने के लिए इसका सबसे साधारण उपाय हो गया कि मैं जगह जगह वृक्षारोपण महुए के पेड़ का कराऊं। तो हम्म मेरा वो जो दोष जो है वो उसका शमन हो जाता है। जैसे मूल में कोई हम्म पैदा होता है बच्चा, तो वो मूल का बच्चा जो है वो या तो माता पिता के लिए या माता के लिए या पिता के लिए या मामा के लिए या नाना के लिए या दादा के लिए, ऐसे करके वो किसी एक रिश्तेदार के लिए भारी होता है। तो जिसके लिए भी भारी है हम्म उसने ये वाला वृक्षारोपण करा दिया तो उसको आराम हो गया। अब इसका हम्म सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। इसका सोशल इम्पैक्ट ये कहता है कि हमारे पास पूरी पृथ्वी के तौर पे ये 27 वृक्ष होने चाहिए। अगर ये 27 वृक्ष नहीं है तो हमारा हेल्थ सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका हम्म सीधा मतलब ये है। तो प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव, इसमें ये 27 वृक्षों को मेंटेन करना चाहिए। अब मैं इसका प्रत्यक्ष देखा हुआ आपको परिणाम बताता हूं।
मैं गया ये इधर बद्रीनाथ जी साइड में। वहां पर जो है वो पेड़ जो थे, वो तार उसके पेड़ थे, क्या कहते हैं इसको, पाइन। पाइन जैसा क्या होता है वो, चीड़। चीड़। वहां वो चीड़ के पेड़ थे। मैं जब हम्म, कश्मीर में गया तो वहां देवदार के पेड़ थे। हम्म, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने देवदार के पेड़ काटकर उसकी लकड़ी के स्लीपर बना दिए, हम्म, और स्लीपर से रेलवे ट्रैक बनाया। हम्म, और जितने पेड़ देवदार के काटे उनकी जगह चीड़ के पेड़ लगा दिए। अब चीड़ के हम्म। पेड़ में एक ऐसा कॉर्न टाइप का जो है, उसके अंदर एक फल टाइप का वो निकलता है। हाँ और हाँ, ये काश। जब लकड़ी के जैसा होता है ये वहीं पेड़ हाँ। के आसपास गिर जाता है। जब जंगल में आग लगती है, इस चीड़ के पेड़ में तेल होता है, हम्म, और आग रुकती ही नहीं है। एक दफे चीड़ के जंगल में आग लगे तो आप दुनिया की कोई ताकत से उसे नहीं रोक सकते। पूरी दुनिया में जहां जहां बड़ी आग लग रही है, वो बड़ी आग इसलिए लग रही है क्योंकि वहां पर चीड़ के पेड़ है। उन पेड़ों की वजह से वो इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। अब आ जाते हैं देवदार पे। देवदार के पेड़ जो है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग में होता है। देवदार नीचे की तरफ नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है। और उसकी जड़ जो है, जितना ऊंचा देवदार का वृक्ष होता है उतनी गहरी उसकी जड़ होती उतनी है। जड़ जड़ होती। उतनी गहरी जड़ होने की वजह से वो पहाड़ को बांधे रखती है। अब अगर आपके पहाड़ की चोटी के ऊपर सारे देवदार के वृक्ष आ गए, और ये बर्फ बर्फ पड़ने पे कोई खराब नहीं होता, कोई खत्म नहीं होता, उतनी गहरी जड़ की वजह से वो उतना पृथ्वी का भाग पेड़ की जड़ बांध के रखती है। हम्म, ये मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है कि देवदार जो है जहां जहां पर रहता है, और वहां पर मैंने क्या देखा, पहाड़ के ऊपर ये बड़े सारे साधु वगैरह जो है ये तप तपस्या वगैरह करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो देवदार की जड़ जो होती है उसमें एक खांटा सा बना देते हैं, और उससे जो है हम्म, वो उसका तेल गिरता रहता है। हम्म। उस तेल को पीने से इनको ना तो सर्दी गर्मी लगती, ना ही इनके हड्डियों पे किसी भी चीज पे कोई प्रभाव पड़ता। ये तप तपस्या जो है सालों साल करते रहते हैं, और ये कल्प भी करता है शरीर का। And एक देवदारू ट्री का बार्क रखने से घर पे देवताओं की वास मैं सर यही तो कह रहा हूँ ना, ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है। अब आप सोचिए कि कोई आदमी दिमाग लगा रहा है कि मैं यहाँ के देवदार के पेड़ काटूं और यहाँ पे चीड़ के पेड़ लगाऊं, ताकि ये इकोसिस्टम इस देश का सरवाइव कर पाए। तो जो कुछ भी हमारे देश में बाहर विदेशियों से आया है, वो सारी चीज ना तो सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। हमें हमारा सिस्टम, आज आप ये देखिए, इन्होंने सारे नेशनल हाईवे बनाए। नेशनल हाईवे बनाने के बाद इन्होंने सारे बरगद के और इसके जितने भी पेड़ थे उनको हटा के पेड़ तो आर्टिफिशियल सब ट्री काट रखे। लगाने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस आ गया। कायदे सर इनको बरगद पीपल ये वाले पेड़ों को ज्यादा लगाना चाहिए था। और ये जो पाकड़ होता है, जामुन होता है। तो जब मैंने ये अपना संस्कृत का पीएचडी कर रहा था चाणक्य के ऊपर, तो चाणक्य ने बोला कि प्रत्येक गांव को, अब देखिए उसने कितनी खूबसूरत व्यवस्था दी। उसने बोला कि अगर आपके देश में अनइवन रेंज है, अब ये तो सभी की समस्या है कि रेंज अनइवन होती है। उसने बोला हम्म, प्रत्येक गांव को घेर कर एक प्रकार का वृक्षारोपण होता है, गांव के सरकमफ्रेंस पे, ताकि एक गांव को दूसरे गांव से अलग अलग देखा जा सके। एक प्रकार का हम्म, वृक्ष। दूसरा उसने बोला, गांव को जो मेन सड़क से, मेन जो शहर की सड़कें हैं उससे जो जोड़ता है, उसमें दूसरे प्रकार के वृक्ष। और जो मेन सड़क है, उस मेन सड़क पर तीसरे प्रकार के वृक्ष। हम्म।
अब जो मेन सड़क है उस पे उसने बोले छायादार वृक्ष। जो गांव को मेन सड़क से जोड़ रही है वो, उस पर बोले उसने फलदार वृक्ष। फलदार में आ गया आपका आम जामुन, इस टाइप के। और ये वाले जो पहला जो गांव को घेर के लगाने वाले जो थे, ये वो वाले वो थे जिनसे दातुन वगैरह मिलती है, जैसे नीम के वृक्ष। तो एक गांव को घेर के मान लीजिए नीम का प्लांटेशन कर दिया, दूसरे के ऊपर दूसरे प्रकार का, ऐसे करके उसने पूरे पेड़ के सिस्टम को बनाया। मैंने कहा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब प्रत्येक गांव को घेर कर एक प्रकार का वृक्षारोपण होगा तो जब बादल आएगा तो बादल पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी जगह वृक्ष ज्यादा है, किसी जगह कम है, इस प्रकार जो बारिश है वो अनइवन होती है। बादल जो है वो वृक्षों के प्रति आकर्षित होते हैं। जहां जहां वृक्ष बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर बादल जो है वो ज्यादा अपने आप को वो जल बरसाता है। तो ये जो अनइवन रेंज का जो बेस था वो चाणक्य ने पढ़ा समझा और उसको जो है उसने अपनी फिलॉसफी लिख दिया। मैं ये शेयर भी कर दूंगा चाणक्य का निकाल कर कि कहाँ कौन से वृक्ष को लगाने की पूरी प्रक्रिया दे रखी थी। तो चाणक्य हेल्थ सिस्टम पे काम करता था, और उसने या जिस किसी व्यक्ति ने भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को समझ लिया कि पूरा मूल जो है, अब पूरा मूल कैसे आप, हमारा सूर्य जो है वो तपता है, तपने पर हमारे बादल बनते हैं, बादल बनने पर हमारी वर्षा होती है, वर्षा होने पर अन्न प्रकट होता है, अन्न प्रकट होने पर उस अन्न को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उस भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद हम मल त्याग करते हैं, उस मल त्याग के बाद वही भोजन पृथ्वी में भीतर चला जाता है, पृथ्वी में भीतर जाने के बाद वो हमारे जल तत्व में घुल जाता है, जल तत्व जो है वो अग्नि तत्व में घुल जाता है, अग्नि जो है वो पृथ्वी के अंदर घुल जाती है। ऐसे करके पृथ्वी जो है वो वापस फॉर्म होके कनेक्ट होके सूर्य से मिल जाती है। ये जहां पर भी पृथ्वी और सूर्य का कनेक्शन होता है, मतलब अर्थ की जो अलग अलग 7 लेयर है उनके हिसाब से, ऐसे करके ये पूरी प्रक्रिया जो है चलती है। तो सूर्य अपने आप में वर्षा का कारण है, वर्षा अन्न का कारण है, अन्न भोजन का कारण है। मेरे सिस्टम के अंदर मेरे इर्द गिर्द ये पूरा सिस्टम चल रहा है। मैं किसी एक तत्व को जो है वो अशुद्ध कर दूं, पूरा सिस्टम जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। मेरे यहाँ फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री का धुआं जो है वो आसमान में मिला और मेरी वर्षा जो है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो गई, मेरा सिस्टम अशुद्ध हो गया। तो एक व्यक्ति के लिए कोई चीज व्यापार है, दूसरा जो इकोसिस्टम है उसके लिए वो श्राप है। हम उस छोटे से पार्ट को नहीं समझ रहे। हमारे यहाँ जैसे जामनगर का प्लांट है, पूरे एरिया में उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सब गांव गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन पूरे प्रोसेस में पॉल्यूशन भी तो वहीं से आ रहा है, और उस पॉल्यूशन की वजह से उस पूरे क्षेत्र में कैंसर फैल रहा है। मैं नहीं समझता कि भारत में, एक तो ये जो पंजाब वाली जो बेल्ट है जहां से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो टाटा के वहां पर जाती है, कौन सी जगह कहलाती है वो, वहां पर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है, या ये जामनगर वाला जो बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है। तो हमारी प्रक्रिया, हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे। ऊपर से जितने भी प्रकार के पॉइजन होते हैं वो हम खेती बाड़ी के तौर पे, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये पूरी फाइट चल रही है। किसी ने तो सोचा होगा ना पहली बार, ये पूरी प्रक्रिया मैंने किस में पढ़ी, ये आपके अतीत के दिग्दर्शन भाग 5 में पढ़ी है। आपके पास जो अतीत का दिग्दर्शन है उसके भाग 5 में यही पूरी प्रक्रिया दे रखी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दे रखी है, बिल्कुल वेद के आधार पर बनाकर। उसका वैज्ञानिक खंड जब पढ़ेंगे तो एटलीस्ट वैज्ञानिक खंड तो उसका पढ़ लीजिएगा,
पहला और तीसरा जो है सर वो। मैंने तो अभी एक दिन आपने अभी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। चलो बढ़िया है। एक दिन मुझे आपकी एक बात से डायरेक्शन मिल गया था। हम एक लैंड परचेज कर रहे थे, 1 CR, थर्टी हम्म। फाइव लैख के करीब की थी। 85 लाख हम उसको दे रहे थे, और फिर वो बैंक लोनिंग वगैरह का प्रोसीजर कर रहे थे। तो हम्म। वो थोड़ा सा यहाँ पे पटेल कम्युनिटी की डोमिनेंसी है, तो उस वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए उसमें। तो उसकी वजह से थोड़ा वो डिस्टर्ब था। लेकिन आपने एक दिन ऐसा बोला था कि जमीन जो है अपना मालिक स्वयं तय करती। बिल्कुल। तो वो उस दिन से वो दिमाग ये हो गया था कि अगर भाई ये हमारे भाग्य में है, या हम जैसे यहाँ पे आर्य अभिषेक यूनिवर्सिटी और वो पूरा प्लान कर रहे हैं, तो अगर इस जमीन पे ही होना है तो ये अपने आप भाग्य चुन लेगी हमें। तो बस एब्सोल्युट। वो एक एक सिंपल सी लाइन ने वो पूरा बदल दिया। और फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अपना दिमाग खराब करना, रोज पढ़ना शुरू करो। तो अब तो पढ़ना शुरू कर दिया। बढ़िया। बढ़िया। अब ये जो आप उधर 27 मुड़ गए नक्षत्र चेतना। है, ये हम्म। 27 नक्षत्र 27 पशुओं से भी कनेक्टेड है। अश्व, गज मतलब हाथी, मद मज्जा, सर्प सर्पिणी, विडाली विडाल, अक्षम अक्षरी मुखी, मूषकी वृष, भैंस भैंसा, व्याघ्र व्याघ्री, मृगी मृग मृग शावक, बंदर गौ, खांड, नर नारी, घोड़ी नाग और हथनी। इस प्रकार जो है ये 27 जो है ये पशु की जो कैटेगरी है उसके अंदर इनका हर एक का नक्षत्र का वो है। तो जिसको जो प्रकार के उससे दिक्कत होती है, उस प्रकार के पशु का पालन करने से जो है उसके रोग और कष्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे सर ये लिख रहा है, नक्षत्र के आगे जीव मास लिख रहा है, तो ये मास एम्बिगिटी है शायद। जीव जीव को मास। पालना है उसके। हाँ सर, मेरे पास जो बुक है इसमें यही लिखा है, जिसके मास से नक्षत्रों के अनुसार पूजन हवन होगा, उन जीवों का नाम नक्षत्र अनुसार निम्न प्रकार का होगा। नक्षत्र और उसके आगे जीव मास लिख दिया, जो आपने अभी पढ़ा, अश्विनी अश्व कहाँ पर लिखा भरणी है ये? गज। सर इसका तो मैं आपको पिक्चर भेज देता हूँ, आप समझ अरे जाएंगे। पिक्चर मत भेजो, पेज नंबर बता दो भाई, किताब खुली हुई है मेरे सामने। 29 का नीचे वाला, वही तो आप पढ़ रहे थे ना अभी। जिनके मास से नक्षत्रों के अनुसार पूजन हवन होगा, उन जीवों का नाम नक्षत्रानुसार निम्न प्रकार होगा। अरे फिर वही वाली बात, जब मैं एक दफे आपको बता चुका, अब बार बार थोड़ी रिपीट करी जाएगी ये बातें। मल हम्म। मूत्र मांस मदिरा मैथुन। हाँ बस ठीक है सर। ओके। मांस का मतलब ओके। मंत्र होता है। ठीक। मूत्र का मतलब मुद्रा होता है। मल का मतलब चक्रा होता है। मदिरा का मतलब मधु विद्या होता है। मैथुन का मतलब हाँ तो वो मैं महाविद्या होता है। अब उसे बदल दूंगा, जहाँ ये जहाँ पे ये वर्ड होगा ये ना वहाँ मास लिख और दूंगा। मंत्र जो है, ये सब तो अब बार बार नहीं कहना चाहिए, ये तो क्लियर कट है कि ये वाला एस्पेक्ट, वो पशु बलि थोड़ी देनी है हमें यहाँ पर, उस पशु का पालन करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यही तो ट्रांसलेशन और बाकी चीजों का फर्क होता है ना, कि जो हमारा टेक्स्ट खराब करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी प्रक्रिया है वो नष्ट करना नहीं, पालन करना सिखाती है। हम्म। ठीक है सर, सॉरी। चलिए आगे बढ़, नहीं नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, याद है, अच्छा है वीडियो में आ गया तो बाकी लोग भी कम से कम ये करेंगे नहीं ना। तो जिस मुहूर्त में रोग दुख आरती हो, उसकी दुगनी संख्या के मुहूर्त में शांति कर्म करना चाहिए, ये सिद्धांत दे दिया इसमें। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आर्द्रा नक्षत्र जो है वो खराब है, हम्म। आर्द्रा नक्षत्र में शिव की पूजा करनी है, शिव का मंत्र ढूंढेंगे, और जो मंत्र शिव के पूरी प्रक्रिया को स्टैब्लिश करता हो उस मंत्र का जप, तप, हवन, मार्जन, तर्पण और ब्राह्मण भोज, ऐसे करके जो है
वो पूरी प्रक्रिया पर करने से उस नक्षत्र का जो प्रकोप होता है वो शांत हो जाता है। हम्म। नक्षत्र जब चंद्रमा का होता है, नक्षत्र एक ही है, मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र, जब चंद्रमा का होगा तो केवल एक दिन का हम्म। कष्ट होगा। ठीक। सूर्य का हम्म। होगा तो एक दिन से ज्यादा होगा। बट वही चीज अगर शनि की होगी तो सूर्य जो है एक मास में 27 नक्षत्र में चलता है। चंद्रमा जो है एक मास में जो है 27 दिन होते हैं उसके तौर पे, सूर्य में वो 30 दिन हो जाता है, शनि में वो 2.5 साल होता है। 27 शनि 12 राशि, 12 राशि का मतलब है 2.5 साल, एक में 27 साल का होता है। तो अगर शनि की किसी ढही। को आर्द्रा नक्षत्र का दोष लग रहा है तो शनि का वो, अगर शनि आर्द्रा नक्षत्र में आ गया तो उसको जो है वो 2.5 साल एक राशि में रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 साल का मतलब हो गया 12 दूनी 24 और 6 30 महीने, और डिवाइड कर दो 3 से, 2.5 राशि का एक होता है ना, तो ऑलमोस्ट जो है वो 10 महीने करीब जो है वो कष्ट रहेगा। तो इस हवन पूजन मार्जन करने की प्रक्रिया से वो कष्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये पॉइंट है मेरा कहने का कि आप इसको हेल्थ सिस्टम पे कैसे यूज कर सकते हो। हम्म। जब भी उपाय करते हैं वजन के बराबर करते हैं, और 43 दिन, 43 हफ्ते या 43 महीने इस आधार पे उसको किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कैपेसिटी। ठीक है जी, अब आते हैं इसमें आगे। अब यहां पर इसने लिखा है मूलाधार चक्र में 5, स्वादिष्ठान में 4, मणिपुर में 4, फिर अनाहत चक्र में 5, फिर विशुद्धि में 4, फिर आज्ञा चक्र में 5, आज्ञा चक्र में 5 श्रीयंत्र की कल्पना करके, भावना करके, उस दिन की तिथि इस देवता को षोडशी महात्रिपुर सुंदरी मानकर 6 चक्रों के 27 श्री यंत्रों में अपनी सारी संपत्ति में भावनात्मक पूजन करें। तो ये हो हम्म। गया 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9, 9 तिया 27। अब इसमें इसको 5 बोला, इसको 4 बोला, ये मूलाधार में 11, स्वादिष्ठान में 9, मणिपुर में 11, अनाहत में 11, विशुद्धि में आपके 9, और आज्ञा में 1। तो इस आधार पे 11 और 9 20, 20 और 11 31, 31 और 11 41, 41 और 9 50, और 1 51। और इसने लिखा उस दिन करके, भावना करके, उस दिन की तिथि इस देवता को षोडशी महात्रिपुर सुंदरी मानकर 6 चक्रों के 27 श्री यंत्र में अपनी सारी संपत्ति से भावनात्मक पूजन करें।
अब खैर मेरे को इसका नहीं समझ में आ रहा ये इसने क्या आधार, ये यहाँ पर ना आधार मिसिंग है इसको लिखने का। मैं तो इसको पेटल्स के बेसिस पे लेकर चल रहा हूँ। बेसिकली 27, 27, 27 और 27 ऐसे करके 1 2 3 4, 27 × 4 जो है 108 नक्षत्र चरण की पूजा होनी चाहिए। और इसमें भी इसने जो है उसको कनेक्ट करा है इस तरीके से कि 50 मातृका अक्षर जो है उनके साथ, मतलब 50 स्त्री 50 पुरुष, इस आधार पे 100 जो है वो जोड़ों को ध्यान करके इसने ये प्रक्रिया बोली है। हमारे यहाँ 4 देवी हो गई तो त्वश्री लक्ष्मी सत्य सौ, और इनके 4 के ही इनके स्वामी, तो ऐसे करके ये 8 ये हो गए, और 50 के हिसाब से जो है ये, तो ये ऐसे करके ये 108 ही इसका कनेक्शन निकलना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बता दूंगा आगे कि इसमें क्या चीज पॉसिबल है। तो ये वाला पार्ट जो है ऐसे बनेगा इसका। हम्म। अब यहाँ पर इसने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है पेज नंबर 32 पर। गुरु मंत्र को देवता गुरु और मंत्र, इनको तीन ना मानकर एक मानना चाहिए। तो देवता गुरु और मंत्र को जो है एक मानकर शिष्य का शोधन होता है। उस शोधन में वो जो हमने ट्रायंगल बनाया है, उस ट्रायंगल के ऊपर एक कलश रखा जाता है, और उस कलश के जल से उसका 3 बार अभिषेक होता है। हम्म। और उसको जो है फिर वो मंत्र जो है वो करा जाता है। तो मंत्र का जाप करना होता है एंड ऑल दैट। तो ये प्रक्रिया दे रखी है जो शिष्य के शोधन के लिए है। जहां तक मैं समझता हूं, एक शिष्य को मंत्र का उच्चारण हम्म। और उस मंत्र का ध्यान, इसको वो हम्म। कैसे कर रहा है, मतलब कि क्या वो मानसिक जाप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। जब तक वो मानसिक जाप नहीं कर पा रहा, तब तक की प्रक्रिया के लिए वो अशुद्ध माना गया है। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए उसका शोधन हो रहा है। शोधन मतलब मंत्रों के माध्यम से ये जो कलश में जल को अभिमंत्रित किया जा रहा है, उस जल से उसका अभिषेक करना। इस अभिषेक से उसके भीतर के दोष दूर होते हैं। अब इसको हमारे यहाँ प्रक्रिया दे रखी है रुद्राभिषेक की। हम्म। रुद्राभिषेक में एक होती है श्रृंगी। इसमें जल भरा जाता है और यहां से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नीचे गिरता है। जो हम्म। ये जल नीचे गिरता है, अगर आप किसी बच्चे को एक बड़े से टब में बिठाकर उस बच्चे के हेड रीजन पर ये अभिषेक करना शुरू करें, रुद्राभिषेक, हम्म। मतलब बच्चे का मान लीजिए बर्थडे है। एक बच्चे के हम्म। 3 बर्थडे माने गए हैं। एक, वो किस दिन दुनिया में आया, ये हम्म। पहला बर्थडे होता है। किस दिन उसने दीक्षा ली, ये दूसरा बर्थडे होता है। तीसरा बर्थडे होता है किस दिन उसको ये यज्ञोपवीत हुआ। इस प्रकार 3 बर्थडे 9 साल तक करने से, यानी कि 9 तिया 27,
नक्षत्र को टारगेट करके। इस प्रकार 9 साल तक अभिषेक करने से उस व्यक्ति के भीतर कोई भी दोष होता है उसका शमन होना शुरू हो जाता है, और बच्चे के भीतर जो है मतलब ईश्वर जो है वो जागृत होता है। ये प्रक्रिया है। हम्म ठीक है जी। तो ये इसके अंदर जो चीज दे रखी है, ये इस पे काम करके इस पूरी प्रक्रिया को समझकर हम वो सारे बच्चे जो जन्मजात जो है जिनके भीतर दोष है, मतलब कि हम्म एक बच्चा है जो सिंस बर्थ ही उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, तो हम्म ये अभिषेक की जो प्रक्रिया है, रोज रात को जल रख दें, सुबह उठें, उस जल से उस बच्चे का अभिषेक करें। अब बच्चा हम्म तो किसी को 3-4 साल की उम्र में ही पता चला कि ये ऑटिस्टिक है या मेंटली रिटार्डेड है या जो भी कुछ है। उस हम्म बच्चे को एक टब में रखें और उसके ऊपर ये श्रृंगी से रुद्राभिषेक करें। अब ये तो हम्म 27 बर्थडे के तौर पे कहता है, मैं कहता हूं 108 दिन तक जो है रोज अभिषेक रुद्राभिषेक करना चाहिए उस बच्चे का। और फिर देखिए कि उस बच्चे के कितने दोष कम हो गए, कितने कम हुए। हम्म उसके आधार पे वो प्रक्रिया 9 वर्षों तक चालू करे। हम्म जैसे ही वो प्रक्रिया स्टैब्लिश होनी शुरू होगी, अब जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। आपने हम्म मैं अगर मान लीजिए मुझे आपने टब में बिठा दिया और मेरे सर पर वो जल डाल रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मेरा जो सहस्त्रार चक्र बंद है वो क्लीन होगा। ऐसे करके मेरे हम्म चक्रास में ऊपर से लेकर नीचे तक प्रक्रियाएं जाएंगी। जब वो प्रक्रियाएं हम्म जाएंगी तब मेरे भीतर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। जितने दिन तक मतलब माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे को मेंटली रिटार्डेड या अपना जो भी कुछ रिटार्डेशन है, ऑटिस्टिक, ऐसे करके जो भी उस बच्चे के अंदर दोष होते हैं, वो दोष हम्म का शमन हो जाता है। और बच्चों हम्म का जो रिटार्डेशन जो है वो किसी भी फॉर्म का हो, वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ये इस प्रक्रिया का मूल है। मैं मेरा पॉइंट हम्म, समझा पाया? जी जी जी। तो रुद्राभिषेक में कौन से बीज मंत्र का प्रयोग करना है या क्या करना है, उसके नंबर ऑफ श्लोक क्या है, वो अभिषेक की प्रक्रिया है। रुद्र का हम्म अभिषेक। अब रुद्र तो मेरा शरीर भी रुद्र है। तो हम्म जब मैं अपने शरीर में उस रुद्र का, अब मेरे प्रत्येक सेल का जो पावर टू सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो शिव है, या रुद्र, जो भी हम्म टर्मिनोलॉजी के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, थोड़ी देर उसको समझ लेते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो हम्म मेंटली रिटार्डेड क्यों होगा? वो मेंटली रिटार्डेड इसलिए होगा क्योंकि उसके जितने भी न्यूरॉन सेल होने चाहिए उतने न्यूरॉन सेल नहीं बढ़ रहे उस बच्चे के। शरीर बड़ा हो रहा है हम्म लेकिन न्यूरॉन्स उतने नहीं है जितने उस शरीर के लिए आवश्यकता है। तो इसका मतलब न्यूरॉन्स के अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो जब मैं हम्म रुद्राभिषेक कर रहा हूं उस बालक का या बालिका का, तो उसके रुद्राभिषेक को मैं रुद्र पे आधारित करता हूं, ताकि ये प्रार्थना करता हूं कि इस बच्चे के भीतर सेलुलर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाए। जैसे ही वो हम्म न्यूरॉन्स का सेलुलर रिप्रोडक्शन शुरू होगा, इमिडिएटली हम्म, उसका मेंटल रिटार्डेशन कम होना शुरू हो जाएगा। मैं मेरी बात हम्म, समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? जी सर। रमेश सर, मैं बता पा रहा हूँ मेरी बात? नहीं? जी जी। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको कनेक्ट करने से मंत्रों का या ये त्रिकोण का जो महत्व है, या वो मंत्र जिसके ऊपर इस चीज को करा जाए, उसके प्रभाव को कह रहा हूं मैं। हम्म। तो अब रोगी तो आपके पास तो हजारों लाखों रोगी आते हैं, आपने जो है वो सारे जो ब्राह्मण हैं उनको कनेक्ट करा, एक बार एक ब्राह्मणों का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, उन ब्राह्मणों को ये बात बताई कि ये प्रक्रिया इस प्रकार से करनी है। अब इतने हजार ब्राह्मण जो हैं आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उतने हजार बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया, और एक सारे ब्राह्मणों को रोजगार मिल गया, और एक प्रक्रिया जो है वो रोग मुक्त कर गई जागृत हो। समाज को। जी जी। तो हमारा जो साइंटिफिक पार्ट है वो प्रक्रिया के तौर पे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना?
ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया पेज 33, जिसमें कलश स्थापना और, अच्छा, ये जिस टाइम की किताबें लिखी हुई हैं ये राजघराने और उस सब के हिसाब से है, तो इसमें सोना चांदी का प्रयोग बहुत ज्यादा है। जो कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता वो ना करे। भाव कर ले, आजकल सोने के दाम तो स्काई रॉकेटिंग है। सोच ही ले बस कि हाँ जी मैं आपको स्वर्ण चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पर 5,000 रुपये तोला सोना था, अब 81,000 रुपये तोला हो गया। हाँ, मैं तो उस समय तो बट उस समय वो 800 रुपया बहुत बड़ा हुआ करता था। मेरे सही को बात याद है। है, मैं जब मेरी बेटी के लिए मैं सोना हर साल खरीदता था। 800 900 रुपया होता था 1 ग्राम, उससे भी कम था एक्चुअली, 600। हम्म। हम लोग को थोड़ा सा बोनस मिलता था जाके सोना। हमारे यहाँ साउथ में वो एक आदत है कि जाके ले लो सोना, ले लो कुछ भी कर लो, सोना ले लो। हम्म। ठीक बात है। पोलार की खानों का फर्क है साहब। हाँ। हाँ हाँ। पोलार की खान नहीं वहाँ। है शुक्ला जी, देखो ऐसा है, साउथ का व्यक्ति जो है वहां पर गर्मी इतनी पड़ती है कि बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते, कम कपड़े पहने जाते हैं। वहां का पानी ऐसा है कि सब भोजन हजम नहीं होता, तो इसलिए वहां के भोजन में जो है वो खट्टी चीजें डाली जाती हैं ताकि भोजन हजम तो हो। तो ना बहुत अच्छा खा सकते ना बहुत अच्छा पहन सकते, तो बचा क्या? सोना खरीद लो। कमाने के लिए तो पूरे दिन मेहनत करते ही है। जितना साउथ में सोना है, जितना राजस्थान में चांदी है, उतना तो यूपी वाले सपना भी नहीं देख सकते। वहां मरे से मरे आदमी के घर में भी जो है 2-5 तोले सोना, या मरे से मरे राजस्थान के घर में जो है, जो रबारी और इन सब के वहां जाते हैं वहां देखेंगे 2-5 किलो चांदी तो ऐसी पड़ी रहती है, पता भी नहीं चलती। तो जो प्रक्रिया राजस्थान में है, जो प्रक्रिया साउथ में है, उस प्रक्रिया में धन संचय जो है वो पहले दिन से सिखाया जाता है। हम्म। वहां जो भी पैसा कमाते हैं वो इसलिए कि मतलब मैं तो तब देखा ना जब मैं तिरुपति के वहां पर गया, तिरुपति में जब मैं गया तो वहां पर जो है बड़ी भयानक सी भीड़ थी, तो वहां पर जाकर जो है वो दिवाली के टाइम पे हमने प्रोग्राम बनाया था। चलो उस पर बाद में आएंगे, पहले मेन पॉइंट पे थे। तो वहां पे मैंने देखा, वहां पे महिला भी सर गुटवाती थी। यहाँ तो आदमी कोई नॉर्थ में सर गंजा होने में परेशानी होती है, वहां महिलाएं भी सर गुटवाती थी। तो मैंने देखा कि इन ये कपड़े पहनने के तौर पे इनके कपड़े कैसे हैं, इनका खान पान कैसा है। तब मुझे समझ में आया कि इनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, मतलब पैसे की कमी है इसलिए कम कपड़े के तौर पे नहीं है। कपड़े जो हैं वो प्योर कॉटन, और उसका रीजन ये है कि गर्मी इतनी पड़ती है, तो जिस जिस जगह गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पे कपड़े आप ऐसे ही पहनोगे जो प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन सस्ता होता है, कोई बहुत महंगा नहीं होता था। पहले के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं। उसी तरह हम्म। से सेकंड पार्ट हो गया भोजन जो है, आप बहुत ज्यादा रोटी पराठे खाना शुरू कर दो, चेन्नई में रहो और रोटी पराठे खीर कचौरी ये खाना शुरू कर दो, 6 महीने नहीं निकाल पाओगे आप। वहां का पानी पीकर 6 महीने ये सारी चीजें नहीं कर सकता एक आम व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उतना भोजन को हजम करने वाला पानी नहीं है। भोजन को हजम करने वाला पानी हमारे यूपी में है। मेरठ वेरठ में जितनी भी जगह है इनके पानी पीकर देखो आप, तो ऐसा पानी है कि कुछ भी लक्कड़ पत्थर हजम। तो यहाँ आदमी को खाने से ही फुर्सत नहीं होती, वो सुबह से लेकर शाम तक खाने के बारे में ही सोचता है, कपड़ों के बारे में सोचता है, उसका पैसा जुड़ेगा कैसे। ये फर्क है मूल। और जब मैं तिरुपति में गया, वो ऐसे मेरे सामने महिला ने यूं गर्दन में हाथ डाला और इतनी मोटी सी सोने की चेन उठाई और तिरुपति की उसमें में, तो मैंने कहा यार क्या जबरदस्त थॉट है इन लोगों का। प्रॉस्पेरिटी इनके यहाँ नहीं आएगी तो किसके यहाँ आएगी? हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्थ के मंदिरों में आप जाओ, आदमी ये देखता है कि कोई और 5 जने देख रहे हैं उसे नहीं देख रहे। अगर देख रहे हैं तो 100 200 500 का नोट डालेगा, अगर कोई भी नहीं देख रहा तो 10 का नोट ही डालेगा। ये हमारे यहाँ नॉर्थ में भावना है। कितना बड़ा फर्क है, साउथ में और नॉर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। साउथ का मंदिर जो है वो आध्यात्मिक प्रवेश भी देता है और आर्थिक प्रवेश भी देता है, ये साउथ के मंदिरों की विशेषता है।
इसलिए साउथ का व्यक्ति जो है जैसे जैसे धनवान होता है वैसे वैसे वो धर्मभीरू होता है, वो धार्मिक प्रक्रियाओं में जाता है। नॉर्थ का व्यक्ति, नॉर्थ के मंदिरों में आध्यात्मिक प्रवेश है, आर्थिक प्रवेश नहीं है। तो जैसे ही यहाँ के मंदिरों में धन, मतलब जो लोग धन चढ़ाने आते हैं उनके काम बनते हैं, उनके पास पैसा आता है, वो तुरंत उस मंदिर से दूर चले जाते हैं। वो कभी उस मंदिर में दोबारा नहीं जाते, जाते ही तब है जब उसका बुरा वक्त चल रहा होता है। तो साउथ में और नॉर्थ में मंदिर बनाने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। आप साउथ के मंदिरों का वास्तु देखिए और नॉर्थ के मंदिरों का वास्तु देखिए। आप नॉर्थ में साउथ के मंदिरों का वास्तु करना शुरू कर दीजिए, मतलब आप कोई मंदिर बनाएं उसको बिल्कुल साउथ इंडियन तरीके से बनाएं, आप देखेंगे नॉर्थ के मंदिरों में भी वही प्रक्रिया जागृत हो जाएगी जो साउथ वाली है। ये तो बहुत गहन रिसर्च का विषय है मतलब। तो जब मैं देखा मैंने कहा वो महिला ने मेरे सामने ऐसे सोने की चेन निकाली, उतना सोना हमारे यहाँ नॉर्थ में अगर किसी को दान करना हो तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। इतने पे तो परिवारों के बंटवारे हो जाते हैं, जितना सोना वो वहां पे 1 सेकंड में डाल देते हैं। तो बहुत फर्क है साउथ इंडियन और नॉर्थ हाँ इंडियन, बहुत फर्क है। हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में भी देख लीजिए ना कितना सोना उनको आता है। तिरुपति का ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, तिरुपति, एक्चुअली कोई भी मंदिर में एक्चुअली क्या है, यहाँ पर साउथ में प्रथा भी है, अगर हस्बैंड के लिए प्रे करते हैं ना तो अपना मंगलसूत्र भी निकाल के डाल देते हैं भगवान को। हम्म। नहीं वो बहुत फर्क है, साउथ के ट्रेडिशन तो मैंने बहुत तसल्ली से स्टडी कर। हमारे यहाँ पर ना बहुत ही बैलेंस डाइट होता है, कि हमारे यहाँ पर क्या है कि देर इज मोर ऑन प्रोबायोटिक्स। जैसे प्रोबायोटिक्स के लिए हम लोग, हमारे साउथ इंडियन में हम लोग सांबार, उसके बाद रसम, उसके बाद कर्ड, उसके साथ वेजिटेबल्स, उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कड़वा खाना में कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, सावरनेस भी होता है। वो सभी 5 एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट आर ऑलवेज देयर। Actually, if you come to any Brahmin family in South, very simple food. सर वो सिंपल फूड का कारण नहीं है, फूड का कारण जो है ये वाला खाना इसलिए खाया जाता है क्योंकि पानी उस भोजन को हजम ही नहीं कर सकता। करेक्ट, वो भी है। हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में कचौरी और मतलब बड़े गाढ़े गाढ़े घी के हलवे और ये सारी चीजें जो बनती हैं, मतलब 3 दिन 2 दिन तक खीर पक रही है बिल्कुल लाल रंग की हो गई रबड़ी के टाइप की, अगर वो चीज मैं किसी साउथ इंडियन को खिला दूं और वो भी वहीं पर ही, मतलब वहीं बनाऊं वहीं रखूं वहीं खिलाऊं, वो हजम ही नहीं होगी, उसे दस्त लग जाएंगे। अरे भोजन करने वाला जो पार्ट है वो हमें वहां पर, हमें रसम खाने का ही सर उद्देश्य ये है। हमारे प्रॉब्लम है ना सर, अभी हम फ्रांस में, हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता सर इधर में, हाँ, हालत खराब है इधर में। अब आपको अगर फूड डाइजेस्ट करना है तो 12 टिश्यू सॉल्ट ले लीजिए, फ्रांस में हम्म, भी मिलते हैं, शूलर सॉल्ट कहते हैं उनको। टूलर सॉल्ट, ओके। तो वो 12 टिश्यू सॉल्ट हैं, वो हाँ। 12 टिश्यू सॉल्ट को लेकर उनको पाउडर कर लीजिए और एक चने के दाने के बराबर पाउडर जो है वो 2 लीटर पानी में मिला लीजिए हम्म। और उस पानी को सुबह से शाम तक पीजिए। हम्म। तो एक तो 2 लीटर पानी आपके शरीर के अंदर जाना शुरू हो गया। हम्म। उसको आप 40 दिन तक इस प्रक्रिया को करिए, 40 दिन बाद आप देखेंगे कि आपको भोजन हजम होना शुरू हो गया। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हुआ है, मेरे मेरे फादर जो है वो किडनी की पथरी की दवाई देते रहे। हाँ। मतलब एक दफे जब उनके शरीर पूरा हो गया तो मैं ऐसी अपना कॉलोनी में वॉक कर रहा था तो एक लेडी ने मुझे बोला कि वो बेटा वो दवाई नहीं मिलेगी क्या। मैं को पता नहीं मेरे से दवाई का क्या मतलब, मैं तो कोई दवाई वगैरह किसी को देता नहीं। तो बोले, मैंने कहा आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो मेरे को किसी और से मानकर। बोले आप शुक्ला जी के ही तो बेटे हो, मैंने कहा हाँ जी। बोले मेरे घर में जो है 3 बार मेरे को और अपने हस्बैंड के लिए बोला और बेटे के लिए बोला, तीनों जनों को पथरी हुई थी अलग अलग बार। तो शुक्ला जी ने मुझे जो है दवाई दी थी, तो वो दवाई खाने के बाद जो है मेरी पथरी जो है 10-15 दिन में ही निकल गई। तो हम्म। बोले मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो अब शुक्ला जी नहीं रहे तो क्या वो दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने कहा जी हम्म। परसों से मिलेगी, क्योंकि दवाई तो मैं ही लाता था, मुझे पता था कि डैडी क्या दवाई डालते हैं उसमें। मैंने वो हम्म। दवाई जो है मंगाई, तैयार करी और फिर जो है वही चीज शुरुआत करा दी कि हाँ भाई सब जगह दवाई पहुंचे। डैडी ने कई हजार लोगों को वही टिश्यू सॉल्ट्स जो के कॉम्बिनेशन जो थे वो देकर वो 10-15 दिन में तो वो पथरी निकाल देते थे और उसका वो दवाई का चार्ज भी नहीं करते थे।
तो मैं उस दिन जो है, जो खैर वो महिला को तो मैंने दवाई दे दी। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार गौरव शुक्ला, कम से कम एक दवाई तो ऐसी बना कि तेरे मरने के बाद भी लोग तुझे याद करें कि भाई एक उस दवाई उसने बनाई। तो ना डैडी को जो है क्यों याद कर रहे हैं, कि उन्होंने कोई काम ऐसा करा जिसके बाद उनको याद कर रहे हैं। वरना आदमी तो रोज ही मरता रहता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो हम कोई ऐसा काम करें जो हमारे बाद भी हमारा नाम जीवित रहे। तब मैंने बैठकर जो है, अब मैं सोचता रहा क्या करना है। फिर मैंने सर पढ़े, होम्योपैथी के अंदर माइंड रूब्रिक्स होते हैं। हम्म। मैंने वो माइंड रूब्रिक्स पूरे चार्ट डाले, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे होता है। मुझे 15 दिन लगे होंगे। आई गारंटी यू, इस समय हिंदुस्तान में कोई होम्योपैथ ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान छोड़िए दुनिया में, जिसको वो माइंड रूब्रिक्स जो है मेरी तरह पता हो। हम्म। और मैंने ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन का 18 दवाइयों का एक नुस्खा बनाया। मैंने इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो दवाइयां दी और लोग ठीक हो गए। ये जो शूलर सॉल्ट, जो टिश्यू सॉल्ट है, कितना एक चुटकी डालना पड़ेगा पानी में? सर उसमें टैबलेट्स होती हैं। हाँ, टैबलेट्स होती है। आपने क्या करना है, एक एक टैबलेट हर बोतल से लेनी है, तो टोटल 12 बॉटल्स है। अच्छा। तो 12 टैबलेट हो गए, 12 टैबलेट को पाउडर कर लीजिए और एक बॉक्स में, एक छोटी शीशी में स्टोर कर लीजिए। हम्म। वो जो 12 टैबलेट्स का जो पाउडर जो है, उस पाउडर से, उसमें से एक चने के दाने के बराबर पाउडर ले लीजिए और उस हम्म। पाउडर को 2 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए। हम्म। डिसॉल्व मतलब डाला और अच्छी तरह से उसको हिला दिया, तो वो थोड़ी हम्म। देर में डिसॉल्व हो जाता है। जब वो डिसॉल्व हो जाए, उस पानी को आप पीना शुरू कर दीजिए। हम्म। और ये साल भर की प्रक्रिया है, मतलब ये पूरे साल के तौर पर है कि रोज के रोज ऐसा करना है। आपका फूड डाइजेशन रिलेटेड कोई भी चैलेंज रहेगा ही नहीं। हम्म। बाल नहीं झड़ेंगे किसी भी तरीके से। आप जहां भी जाएं उस पाउडर को साथ में रखें, आप हाँ। देखेंगे। ये जो शूलर सॉल्ट का रिसर्च है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, वो ये वाटर हाँ। प्योरीफायर के पानी पीने की वजह से हो रही हैं। हम्म। हर जगह का जो पानी जो है, उसमें टोटल 12 और 6 18 या 12 12 24 ऐसे करके कुछ नंबर ऑफ सॉल्ट है। जो इनिशियल रिसर्च थी वो केवल 12 सॉल्ट की थी। हम्म। अभी शिमलर ने कुछ नेक्स्ट सॉल्ट भी निकाल दिए, खैर उसमें आर्सेनिक वगैरह के तौर पर भी नाम दे रखा था, विच आई डोंट नो, मतलब मैंने टेस्ट नहीं करा उसको। पर जो पहले 12 टिश्यू सॉल्ट का उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, विच हम्म। क्लियरली मीन्स कि ये जो 12 सॉल्ट है, इनको खाने से, सॉल्ट की कमी होने की वजह से शरीर में डिजीजेज होती हैं। उसने 300 डिजीजेस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। 300 प्रकार की बीमारियां जो है, ये 12 टिश्यू सॉल्ट को रोज खाने से नहीं होती है, एक्चुअली इंक्लूडिंग ये कैंसर, एक इंक्लूडिंग डायबिटीज। एक्चुअली ये एक ही डब्बा में मिलता है पूरा? हाँ, एक साथ आता है। हाँ, मिक्स करके भी आता है। एक्चुअली मैं अभी देख रहा था फ्रांस में कहाँ मिलता है करके, सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट बेसिकली। मैं आपको एक सेकंड रुकिए, मैं आपको जो है, मैं आपको ना एक व्हाट्सएप शेयर कर रहा हूँ। हम्म। अमेजोन में मिलता है एक्चुअली। ये सब जगह सर मिलता है। ये देखिए, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है। अच्छा, मैं डालता हूँ इसको, देखता हूँ। देखिए, ये 12 टिश्यू सॉल्ट के मैंने नाम लिखे हैं। हम्म। पहले नाम है, फिर उसकी पोटेंसी है। हम्म। इस पोटेंसी में ये लेने हैं, हम्म। और फिर इसको जो है वो उसी तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे मिक्स करने। हम्म। अब
इसके नीचे मैंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा सॉल्ट जो है वो शरीर के भीतर क्या चेंज करता है। हम्म। टोटल कंप्लीट में मतलब ये 12 के 12 लेने से कहाँ कहाँ कितने सिस्टम में उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो उसकी हम्म। डिटेल है। हम्म। एंड मतलब फिनोमिनल रिजल्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट 85 में मेरे 83 या 84 में मेरे फादर को पथरी हुई थी। तो हम्म। हम्म। तब उन्होंने जो है वो पथरी के लिए जब है तो किसी ने उनको सजेस्ट करा कि तू ये वाली दवाई ले ले। तब तक वो प्रॉक्सीवॉन के इंजेक्शन और ये वो तमाम चीजें ले चुके थे तो उनको बड़ा वो रहा। तो बोले यार इतना भयानक दर्द होता है किसी व्यक्ति को। बाद में किसी ने उनको वो टिश्यू सॉल्ट वाली दवाई बताई, हम्म। उन्होंने ली और उनकी पथरी, फिर उनकी जल्दी जल्दी पथरी बनती थी तो वो जो है वो पथरी निकल गई। जब पथरी निकल गई तो फिर उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया जो है, तो 85 से मेरे फादर जो है वो दवाई दे रहे थे। हम्म। तो ये जो टिश्यू सॉल्ट वाला जो पार्ट है ये तो बहुत वेल रिसर्च्ड है। हम्म। तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि ये वो चीज काम करेगी नहीं करेगी, फिनोमिनल। तो वो होम्योपैथी स्टोर पे जाके इसी पोटेंसी में ऑर्डर करना है या ये पोटेंसी, आता हाँ ही इसी है? पोटेंसी में ही ऑर्डर करना है। मतलब ये ठीक है। पोटेंसी टेस्टेड है। ठीक है सर। 25 30 साल का तो टेस्ट मैं ही अपने घर पे ही बता सकता हूँ, 85 में तो और 40 साल हो गए। 85 95 2005 40 साल हो गए। तो बात करते इसमें हैं जो सर। है ये तो तो इसके साथ हमारा एक्चुअली जो है, अमेजोन में ऑर्डर कर सकते हैं, 12 सॉल्ट विथ इजी टू यूज, पूरा रेमेडी चार्ट के साथ दिया हुआ है। राइट। अच्छा लेकिन वो इसी में अमेजोन पे। अमेजोन में मिलता है आपको, ये बायोकेमिक मिलता है करके। किसी भी, मतलब आपके फ्रांस में तो बहुत सारे स्टोर्स होंगे जहां पर आराम से अवेलेबल होगा ये। हाँ, मैं देखता हूँ उसको। बट ये है कि अमेजन पे आसान होता है बिकॉज देन यू गेट दी बेसिक पोटेंसीज एंड एवरीथिंग ऑल्सो। तो या। इट इज फिनोमिनल। अब आते हैं सर इसमें पेज नंबर 40 पे, ताकि मैं इसको फटाफट वाइंड अप कर दूं। पेज नंबर 40 में जो श्लोक लिखा हुआ है वो कहता है, वंदे तामहम अक्षय मातृकाक्षर रूपिणीम देवी कुल कल्लोल लोल प्रोल संतिम पराम शिवम। उस परा शिवा देवी को प्रणाम है। मैं पहला अक्षर और अंतिम अक्षर का स्वरूप हूं। यहां पर आ गया हम्म। मंत्र स्वरूप। जो मैंने हम्म। अहम को लिरिक्शम जो कराया था वो यहां हम्म। से देखकर करवाया था। हम्म। अहम ऐसे करके अहम लिखा जाता है। अहम हम्म। मतलब अ, ह और म। हम्म। अब म जो है वो लास्ट अल्फाबेट है, क ख ग घ के हिसाब से म। हम्म। ह जो है इनके हिसाब से लास्ट अल्फाबेट है, इन य र ल व श श स ह इस प्रकार से। म हम्म। जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट है इस अ आ ई के आधार पर। तो मैंने अ को रिप्लेस करा लिरी से, क्योंकि लिरी जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट बैठता है। जब मैं स्काई एलिमेंट को पहले रखता हूं तो लिरी बैठेगा, तो एयर एलिमेंट है तो हम्म। यहाँ पर लिरी। ह जो है वो बन गया क्ष, क्योंकि हया वरल श श स लक्षा ऐसे करके ये श बना। और हम्म। माँ एज इट इज रहा, माँ में कोई चेंज नहीं। तो मेरा जो टर्म बना वो बना लिरिक्शम। हम्म। जब मैंने लिरिक्शम को अहम का रिप्लेस करा, इमीडिएटली एनर्जी स्पाइक बढ़ गया। हम्म। हम्म। अब ब्रह्म लिखा तो ब्रह्म मैंने लिखा स्व वृक्षम। तो जहां जहां हम टर्म आ रहा था हमको शम से रिप्लेस करा, और ये ऋषि वाला र उसके तौर पे। तो जब मैंने ये रिप्लेसमेंट करा अहम को लिरिक्शम से, तो जैसे
वेद का वो है, टर्म है, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म हम्म, अब अहम ब्रह्मास्मि को जब मैंने लिरिक्षम ब्रह्म को लिखा, स्ववृक्षमाक्ष्मि, स्ववृक्षमा, अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के डिफरेंस को देखिए। हम्म Doctor sir, you should let Ashish come in. अच्छा, एक सेकंड, कर दिया जी। सेकंड वाला में एनर्जी ज्यादा है। सर नॉट ओनली इसमें एनर्जी ज्यादा है, ये आपके भीतर के मंत्र शरीर को इन्वोक कर रहा है। वो कर रहा है, करेक्ट। तो मेरा जो सटल बॉडी है उसमें तुरंत ही चेंज हो रहा है, मेरा कॉजल बॉडी है उसमें तुरंत चेंज हो रहा है। इस हम्म प्रक्रिया को मैं रेगुलर, अब क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, हम्म ब्रह्म ज्ञान एक चैप्टर है अग्नि पुराण में। हम्म ब्रह्म ज्ञान चैप्टर अग्नि पुराण को जब आप निकालते हैं और उसमें आप यही रिप्लेसमेंट कर देते हैं, एम को लिरिक्षम से, हम्म ब्रह्म को स्ववृक्षम से, जब हम्म ये रिप्लेसमेंट करते हैं, उस एनर्जी से मैं किसी भी व्यक्ति का 1.5 घंटे के अंदर, 90 मिनट्स मैक्स, मैं उसका पैरालिसिस रिवर्स कर सकता हूं, बाकी तो कोई बीमारी छोड़िए। पैरालिसिस आयुर्वेद भी 1 साल से कम में रिवर्स नहीं कर सकता, एलोपैथी के तो बस की भी नहीं है पैरालिसिस को रिवर्स करना। वो कहता है जितना डैमेज हो गया, डैमेज नहीं रिवर्स हो सकता। दीज आर द टर्म्स बीइंग यूज्ड बाय देम। हमें 1.5 घंटा लगता है केवल उस मंत्र शरीर को। और आप अग्नि पुराण में ब्रह्म ज्ञान वाला चैप्टर पढ़िए, आप कहेंगे ये पूरी प्रक्रिया तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। जैसे कोई नया कंप्यूटर असेंबल करता है, तो असेंबल करने के बाद रैम और रोम का एडजस्टमेंट होता है, तो एक तरीके से वो पूरी मशीन नई हो जाती है। पूरा हम्म मंत्र का सारा सिस्टम इसी आधार पर बना हुआ है। ये अहम वो इंद्रिय इंद्रियास्मि ऐसे करके जो है, एक एक चीज को शरीर के भीतर जितनी भी सटल बॉडी है उसको तुरंत इन्वोक करता है। दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज। तो ये तो फिनोमिनल है, मतलब यू एंजॉय। हम्म और वो डोमेन्स पे जहां एलोपैथी कोई चीज ठीक कर सकता है, मुझे तो वहां देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं वहां देखने की कोशिश करता हूं कि जहां पर एलोपैथी कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। तो चलिए सर, ठीक है। मेरा